बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही लेकर चलेंगे, उसके किए गए एक्सपेरिमेंट के नताइज को लेकर चलेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किसने दिया था। वो हमारे पास साइंटिस्ट थे जी नील बोहर इन 1913 उन्होंने दिया था। ठीक है, तो नील बोहर ने जी 1913 में ये हमारे पास एक मॉडल दिया था जिसे नील बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। नील बोहर एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कंसेप्ट दिया हमें ऑर्बिट्स का कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में उन्होंने बताया। और उसके बाद ये बताया कि जब हमारे पास वो ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, उनके मोमेंटम के बारे में बताया और क्वांटम थ्योरी पेश की। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जी सेंटर में हमारे पास होता है जी न्यूक्लियस किसी भी एटम का, उसके गिर्द हमारे पास पहला शेल होता है, उसके बाद हमारे पास आता है उसका दूसरा शेल, ठीक है, उसके बाद आता है जी तीसरा शेल। ठीक है, तो ये हमारे पास एटम है जी, उसके 3 शेल्स बने हुए हैं सामने। अब सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, उसके बाद उसका पहला शेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हमारे पास नील बोहर ने क्या कहा, उसने कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ख़ास ऑर्बिट्स के अंदर जो हैं हरकत करते हैं। ये ख़ास जो है ऑर्बिट्स हैं, ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं जी। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। उसके बाद उसने ये बात की कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहता है तो वो ना एनर्जी रिलीज़ करेगा और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वो ऑर्बिट चेंज करता है, पहले ऑर्बिट से दूसरे में जाता है, दूसरे से पहले में आता है या तीसरे से दूसरे में आता है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे उसने कहा कि जी हर ऑर्बिट में वो ख़ास ऑर्बिट में हरकत कर रहे होते हैं। उसके बाद उसने जो है मोमेंटम के बारे में भी बात की। तो ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था नील बोहर ने 1913 में, तो उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि वो कैसा होता है। रदरफोर्ड की ये बात उन्होंने कहा कि सही है कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहे होते हैं वो ख़ास मदारों में हरकत कर रहे होते हैं। ये नहीं कि कैसे मर्ज़ी हरकत कर रहे हैं, ठीक है, आड़े टेढ़े हरकत कर रही है जैसे भी, तो वो एक ख़ास मदार के अंदर एक ख़ास सर्कुलर जो है पाथ उसके अंदर हरकत कर रहे होते हैं। और रदरफोर्ड ने ये कहा था वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं, लेकिन बोहर ने हमारे पास ये कहा कि वो एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहे होते, वो ना रिलीज़ करते ना एब्जॉर्ब जब तक अपने ऑर्बिट में रहते हैं, लेकिन जब अपना ऑर्बिट छोड़ेंगे तब वो रिलीज़ करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके रिज़ल्ट्स आते हैं जी, इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स जो नील बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। इस मॉडल के रिज़ल्ट्स क्या थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो है एटम हाइड्रोजन का उसका सिंपल होता है जी, हाइड्रोजन एज सिंपल ऑर्बिट, ठीक है, उसका ऑर्बिट सिंपल सा है, एक ही ऑर्बिट होता है जी और उसी में इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं। पहली बात उसने ये की। उसके बाद उसने दूसरी बात ये की कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट में हरकत करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स, कि ख़ास मदारों के अंदर ही हमेशा इलेक्ट्रॉन हरकत करेंगे। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने ये की कि ना एनर्जी एब्जॉर्ब करते इलेक्ट्रॉन्स और ना रिलीज़ करते हैं, नॉट एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी, ठीक है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ना ही रिलीज़ कर रहे हैं तब तक जब तक वो अपने ही ऑर्बिट पे रहते हैं। जब वो अपना ऑर्बिट छोड़ेंगे तब वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, यहाँ पे हरकत करता रहेगा, ना एनर्जी रिलीज़ करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, तो जब ये यहाँ से ऑर्बिट, इस ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में आएगा तब ये एनर्जी हमारे पास रिलीज़ करता है।
सॉरी गेन करता है, और जब ऊपर से नीचे जाता है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ करता है। उसके बाद चौथी बात उन्होंने की, व्हेन इट चेंजेस ऑर्बिट, जब मतलब ऑर्बिट चेंज करेगा, तब्दील करेगा, एक से दूसरे में जाएगा, एनर्जी इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। तब एनर्जी या हमारे पास रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है अपना मदार जो है वो तब्दील करते हैं, पहले से दूसरे में आते हैं या दूसरे से तीसरे में जाते हैं या दूसरे से पहले में आ जाएं, तब जाके एनर्जी रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद अगली बात हमारे पास पांचवी यहाँ पे होती है कि उनका एक ख़ास मोमेंटम होता है। ठीक है, दे हैव कंजर्व मोमेंटम। ख़ास मोमेंटम होता है जी। ख़ास मोमेंटम का क्या मतलब है? मोमेंटम का फार्मूला होता है हमारे पास mvr, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास mvr, m मास है इलेक्ट्रॉन का, v उसकी वेलोसिटी है और r उसका यहाँ से फासला है, मतलब वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो हमारे पास होता है r। ठीक है, वो हमारे पास होता है r, उसका रेडियस होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो हरकत कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, वो होती है उसकी वेलोसिटी या स्पीड, उसे v से ज़ाहिर करते हैं, और m उस इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उसका मास होगा जी m। तो m मास है, v उसकी स्पीड है और r उसका न्यूक्लियस से फासला है। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बनता है mvr, जिसको मोमेंटम कहते हैं। उसने ये बात भी की कि उनका कंजर्व मोमेंटम होता है, ख़ास मोमेंटम होता है। अगर कोई एटम पहले शेल में है तो उसका ख़ास मोमेंटम होगा, कोई दूसरे में है तो उसका ख़ास मोमेंटम होगा, कोई तीसरे में है तो उसका ख़ास होगा। यहाँ पे हमारे पास h जो है, यहाँ पे वो हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लांक के नाम पे है जी, प्लांक्स कांस्टेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी वैल्यू भी होती है प्लांक्स कांस्टेंट की 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है जी, ये याद करनी होती है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और लास्ट पे हमारे पास जो है छठा इसका रिज़ल्ट क्या आया कि एवरी शेल हैज़ कांस्टेंट एनर्जी। हर शेल की कोई कांस्टेंट एनर्जी होती है, कोई ख़ास एनर्जी होती है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है हमारे पास, उसके रिजल्ट्स क्या हैं जी कि हाइड्रोजन जो है वो सिंपल एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही शेल होता है, तो वो सबसे सिंपल है। उसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये डिफरेंट जो हैं अपनी उन्होंने मुशाहिदात पेश किए। उन्होंने ये बात की कि हर इलेक्ट्रॉन एक ख़ास शेल में हरकत कर रहा होता है, मतलब ऑर्बिट्स में हरकत कर रहा होता है, जो कि सर्कुलर पाथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद उन्होंने बात की कि ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ना ही रिलीज़ करेंगे तब तक जब तक ये अपने ही शेल में मौजूद हैं। जब अपना शेल तब्दील करते हैं, मतलब पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तब जाके वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद उन्होंने बात की कि हर शेल की एक ख़ास एनर्जी होती है। अगर कोई इस शेल में इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है तो उसकी एक ख़ास एनर्जी होगी, अगर दूसरे में कर रहा है तो उसकी ख़ास एनर्जी होगी, अगर तीसरे में कर रहा है तो उसकी एनर्जी ख़ास होगी। अब अगर उन्होंने कहा कि अगर वो पहले से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है जी, वो दूसरे में चला जाता है, यहाँ से इधर को आता है, ठीक है, तब वो एनर्जी क्या करता है जी, एब्जॉर्ब। और अगर वो यहाँ से तीसरे से इस पहले में दूसरे में चला जाता है तो तब वो एनर्जी करता है जी, रिलीज़। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और जैसे ही वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं और यहाँ पे खारिज करते हैं। ये बात भी उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे पास एनर्जी है हर शेल की, वो कंजर्व होती है, ख़ास एनर्जी होती है, और मोमेंटम भी उनका ख़ास होता है। तो मोमेंटम का फार्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। n यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल को ज़ाहिर करता है, h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। उसके
उसके बाद एनर्जी एवरी शेल हैज़ कांस्टेंट एनर्जी, हर शेल की एक ख़ास एनर्जी वहाँ पे होती है। उसके बाद उन्होंने एनर्जी की बात की कि जब एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी तो इस तरह ज़ाहिर की जाएगी, ठीक है, कि डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के जिसमें गया है उसकी एनर्जी कितनी है, जिस शेल में गया है और जिससे गया है उनकी कितनी है, दोनों के फ़र्क को डेल्टा ई कहेंगे। इधर से अगर कोई इधर जाता है तो वो एनर्जी खारिज करता है, मतलब यहाँ पे तीसरे शेल से दूसरे शेल में जाते हुए उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरे में आता है, अपने से ऊपर वाले शेल में जाता है, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो चेंज इन एनर्जी हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी फाइनल बात पे, वो क्या है कि बोहर एटॉमिक मॉडल और हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो रदरफोर्ड ने जो बातें कही हैं, ठीक है, और हमारे पास जो बोहर ने बातें की हैं उन सबको करते हैं जी मैच। अब रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसने कहा था न्यूक्लियस है जी, इसने भी कहा कि न्यूक्लियस है। उसके बाद दूसरी बात, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल ऑर्बिट्स नहीं बताए, नो ऑर्बिट, इसने ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन इसने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने बताया बोहर ने कि ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स एक ख़ास इलाका होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, और बोहर ने बताया कि एटम को लाइन स्पेक्ट्रम देना चाहिए क्योंकि वो मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं कर रहा होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं कर रहे होते, लेकिन रदरफोर्ड ने ये कहा था कि वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास रदरफोर्ड था ये क्लासिकल थ्योरी था, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक था, और ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी के मुताबिक था। ये जो हमारे पास फ़र्क आ गया नील बोहर और रदरफोर्ड की थ्योरी में, कि रदरफोर्ड ने भी कहा कि न्यूक्लियस होता है जी एट द सेंटर ऑफ द एटम, और बोहर ने भी ये बात की, ये बात दोनों की सेम है। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा कि ऑर्बिट नहीं होता जी न्यूक्लियस के गिर्द बस इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं ये कोई नहीं बताया। उसके बाद बोहर ने ये बताया कि ऑर्बिट्स के अंदर हरकत करते हैं, वो ख़ास मदार होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम्स जो हैं वो उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, लेकिन बोहर ने ये कहा कि लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। उसके बाद जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो क्लासिकल बेस्ड थी, और हमारे पास बोहर थ्योरी जो है वो क्वांटम बेस्ड है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है उसको ऐसे समअप करेंगे कि नील बोहर जो है उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बुनियाद बनाते हुए अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में बताया, ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में बताया, और ये बताया कि वो कब एनर्जी खारिज करेंगे और कब एनर्जी जो है वो जज़ब करेंगे। और उसके बाद हमने जो सीखा है वो है रदरफोर्ड और बोहर में जो फ़र्क है दोनों थ्योरीज़ के अंदर, वो हमने सीखा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।